हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका इस DBSK इंटर कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी बच्चों को हमारा हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम यहाँ पे जो है कक्षा 12 में विशेषकर कक्षा 12 के लिए मैं मानव जनन मतलब जनन चैप्टर जनन चैप्टर से दिया गया है मानव जनन अध्याय से आपको जो है पिछली वीडियो में हम यहाँ बताए थे। ठीक है, सभी मतलब नर जनन तंत्र के सभी जितने भी सिस्टम होते हैं एक रिप्रोडक्टिव में, हम सभी सिस्टम को आपको बताए थे। तो बच्चों उसी से रिलेटिव उसका जो प्राथमिक जनन अंग है मानव का वो कौन है आप जानते हैं, हमने आपको बताया भी है। वो कौन होता है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है टेस्टिस वृषण। तो वृषण ही एक ऐसा प्राथमिक अंग है मानव का जो जनन क्रिया में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जो कि बच्चों हम देखिए यहाँ पे इसका फिगर जो है यहाँ बना दिए हैं कि हमको जो है मतलब किस तरीके से हमारा वृषण होता है और किस तरीके से वो कार्य करता है, ये सभी डिटेल जानकारी आपको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ये आपका जो है वृषण नलिका है जिसके द्वारा जो है वृषण कोश में देख रहे हैं, ये हमारा वृषण कोश है किनारे वाला, और यहाँ पे जो है शुक्राणु का जो है क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, और इसी में जो है शुक्राणु बनते हैं और जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो बच्चों हमें यही सब पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले वृषण टेस्टिस के बारे में बताया गया है कि वृषण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं, क्योंकि ये केवल किस में होते हैं, नर में होते हैं। ठीक है, पुरुष में होते हैं। कहा गया है कि ये अंडाकार ग्रंथिल अंग है। ये अंडाकार किस तरीके से होते हैं, गोल अंडाकार आकार के होते हैं, ग्रंथिल आकार के। ये उदर गुहा से क्या हुआ बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं। उदर गुहा का मतलब हमारा नीचे होता है और ये बाहर की तरफ क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है ना। अब बाहर क्यों स्थित होते हैं इसके भी बारे में हम आपको अच्छी जानकारी देंगे। ओके बच्चों, तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ बनाए रखिए और इस चैनल को आप जो सब्सक्राइब भी करेंगे और अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे। ओके बच्चों, तो फिर चलते हैं हम इसके आगे। कहा गया है कि ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं। ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों हमको ये बताया गया है, कहा गया है कि वृषण रज्जु, देखिए वृषण जो होता है वो रज्जु, वृषण धमनी, वृषण शिरा, लसिका, देखिए लसिका वाहिनी, तंत्रिका तंतु, मतलब इतने अंग से नर जनन वाहिनी तथा उदर पेशी तंतु से, इतने अंगों से मिलकर ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, वृषण का। अभी यदि वृषण में चोट लग जाए, कहीं भी यदि चोट लग जाता है वृषण में, तो हमारे शरीर का ये जो पार्ट है लसिका वाहिनी, वृषण धमनी, वृषण शिरा, रज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी, जितने भी पार्ट होते हैं ये हमारे उससे प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात चोट इनके अंदर भी पहुंच जाती है और ये दर्द करने लगते हैं। तो ये सब टोटल जो है वृषण जो है इतने अंगों से क्या है, रिलेटिव है। ठीक है, जिसके वजह से इसमें जो है स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आगे हम चलते हैं। बच्चों इसमें और ये कहा गया है कि जब वृषण जो होता है, जब वो वृषण कोश में आता है, ठीक है, फिर आप कह सकते हैं कि कहा गया है कि जब उदर गुहा से वृषण कोश की तरफ आता है, उदर गुहा से कहाँ आएगा, वृषण कोश में जब वृषण आता है तो उस समय वो नलिकाएं वहाँ पर क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी यदि नलिकाएं बंद नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसको हम वंशण हार्निया कहते हैं। सुने होंगे आप लोग, हार्निया की बीमारी होती है। ठीक है, तो ये वृषण में ही होती है। ठीक है, ये चीज़ होता है। दूसरी चीज़ बच्चों ये बताया गया है कि इसमें जो है कहा यह गया है कि हमारे जो शरीर का तापमान होता है और इस वृषण का तापमान जो होता है, दोनों के तापमान में अंतर होता है। ठीक, अब अंतर क्यों होता है हमें ये देखना है। तो चलिए देखिए, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये। कहते हैं कि जब वृषण कहा गया उदर गुहा से
वृषण कोश में आता है, वृषण कोश में आता है। ठीक है बच्चों, आता है तो उनके बीच वांछड़, या कह सकते हैं वंछड़ नाले बंद हो जाते हैं, वंछड़ नाले बंद हो जाते हैं। कभी कभी ये नलिका बंद नहीं होती है, जिससे वांछड़ हर्निया रोग उत्पन्न हो जाता है। देखो बच्चों, क्या बताया गया, हम आपको बताए हैं यहाँ पे यही कहा गया है। आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया है कि यदि जो उदर कोश है, उदर गुहा है, उदर गुहा से होते हुए जब वृषण आता है, वृषण कोश में जब आता है, तो जब आने के बाद उसके बीच की जो वंछड़ नलिकाएं होती हैं वो नलिकाएं बंद हो जाती हैं। ठीक, वो नलिकाएं क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति में यदि नलिकाएं बंद ना होकर खुली ही रह जाएं तो ऐसी स्थिति में वंछड़ हार्निया उत्पन्न हो जाती है। हार्निया, जिसको एक रोग के नाम से जाना जाता है, जिसका ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आप जानेंगे, ये रोग क्यों होता है। दूसरी चीज़ बच्चों में ये बताना आपको, यहाँ पर कहा गया है कि एक वृषण का तापमान कितना होता है। तो बताया गया है कि वृषण का तापमान कितना होता है, तो वही तापमान आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, तो हमें कैसे बताना है ये चीज़ हमें पता करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, कहते हैं कि मानव के समान ताप से, या फिर कहते हैं कि शरीर के, ध्यान देंगे, शरीर के सामान्य तापमान से वृषण का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, अर्थात 34 डिग्री सेल्सियस। अब आप ही बताइए, हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो और ये वृषण कोश का जो तापमान होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, अर्थात हमारे जो वृषण का तापमान है वृषण कोश में 34 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ तो बच्चों, अब ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसी स्थिति में हमें इसको जानना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्यों कहा गया है हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, बताया गया है कि जो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे जो वृषण कोश है, वो वृषण जो है, उस वृषण में शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है। यदि जो स्पर्म बनता है, यदि वो वृषण कोश उदर गुहा में अंदर होता, ठीक, ये अंदर होता, तो हमारा जो शुक्राणु बनता है वो बन नहीं पाता, क्योंकि वो गर्म का जो है सहन नहीं कर पाता, इसलिए खराब हो जाता, जिसके वजह से एक ईश्वरीय प्राकृतिक देन है ये कि जो वृषण को जो है शरीर से बाहर बनाया गया है। ठीक है, जिससे इसको ऑक्सीजन और हवा आदि चीज़ मिल सके, इसके लिए जो है इसको जो है शरीर से बाहर बनाया गया है, ताकि हमारा जो शुक्राणु हो वो अच्छे रूप से बन सके, उससे कोई दिक्कत नहीं हो। अब बताया गया है कि शुक्राणु की जो वृषण कोश की जो खोल होती है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। कितने लेयर से? 2 लेयर से मिलकर बना होता है, उसको हम भी आपको बताते हैं।
तो बच्चों यही है, देखो शरीर के सामान्य तापमान से वृषण का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, अर्थात 34 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है, ऐसा क्यों होता है। ठीक बच्चों, तो ये था। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं वृषण की आंतरिक संरचना, जो अब हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए। देखिए दिया है वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो इसके बारे में जानना है। तो जानना सबसे पहले बच्चों कि वृषण जो होता है ये इसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई क्या होती है, इसमें कितने लेयर होते हैं, किस रूप में काम करता है, कौन सा भाग कैसा काम करता है, सब जानकारी आपको इस पार्ट के रूप में दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो, पहला चीज़ ये कहा गया है कि वृषण की जो लंबाई होती है, कहते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो कितना है, 4 से 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए ये इतना हो गया। और बच्चों अगर हमें देखा जाए इसकी जो मोटाई मोटाई मतलब चौड़ाई हो गया, इसका जो भार होता है मीटर, तथा 20 से 25 ग्राम भार का होता है। देखो बच्चों, इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, भार 20 से 25 ग्राम का होता है। यह चीज़ इसके अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ बताया गया कि ये जो होता है वृषण द्विस्तरीय लेयर का बना होता है। कितने स्तरीय, द्विस्तरीय लेयर का बना होता है, इसलिए इसे वृषण खोल कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण खोल कहते हैं। और दूसरा चीज़ देखिए हमारा क्या है, ये हमें देखना है। देखिए कहते हैं कि वृषण द्विस्तरीय संयोजी ऊतकों से बना होता है। कितने स्तरीय, द्विस्तरीय लेयर से बना होता है, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वृषण खोल कहते हैं। क्या कहते हैं, अतः इसे वृषण खोल कहते हैं। खोल कहते हैं। अब लेयर हमारा कौन कौन होता है हमें ये देखना है। तो पहला जो लेयर होता है हमारा वो लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और दूसरा जो हमारा है वो है ट्यूनिका, देखिए हमारा जो दूसरा है ट्यूनिका है वेजिनेलिस। क्या है, वेजिनेलिस। ये वृषण के 2 ऊपर के स्तर होते हैं, लेयर होते हैं, जो वृषण को, ये वृषण कोश के 2 स्तर हैं जो क्या कर सकते हैं, वृषण को ढके रहते हैं। इसका ये काम होता है, इस तरीके से जो है समझा जाता है। ठीक है बच्चों, और इसमें बच्चों ये बताया गया है, कहा गया है कि इसी शुक्राणु में जो है, बताया गया कि इसी शुक्राणु में कहते हैं कि कहते हैं इस पार्ट में, इस भाग में जो है द्रव रूपी पदार्थ पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें इस लेयर में द्रव रूपी पदार्थ पाया जाता है। क्यों पाया जाता है हमें ये देखना है, इसलिए क्योंकि
बताया गया बच्चों कि यदि हमारे शरीर पर चोट लगा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये द्रव क्या करता है, हमारे शरीर को मतलब वृषण को जो है बचाने का कार्य करता है। ठीक है, वृषण को मतलब चोट ना पहुँचे इसलिए द्रव उसका मदद करता है, इसलिए ये इसमें संभव है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से है, समझिएगा बच्चों। बहुत ही गर्मी हो रही है, ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं फिर। चलो अच्छा, फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ था, अब इसमें हमने आपको यहाँ तक बता दिया है और आगे बताना है कि इसमें कौन कौन से हार्मोन्स किस रूप में पाए जाते हैं। देखो बच्चों, हमने तो आपको बता दिया 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, इसका भार 20 से 25 ग्राम का होता है। ये वृषण जो होता है द्विस्त्री संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, अतः इसे वृषण खोल कहते हैं। ये बताया गया है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के लेयरों से बना होता है। दोनों लेयर हमारा कौन है? पहला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दूसरा है ट्यूनिका वेजिनेलिसा। ठीक है, ये 2 जो है लेयरों से मिलकर आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, या फिर बने होते हैं। चलिए फिर आगे बताते हैं। तो यही चीज़ है, 2 लेयर हमारा, पहला लेयर हमारा ये है बच्चों देखिए, और दूसरा लेयर हमारा ये है। ठीक, यही दोनों लेयर हमारे होते हैं। इसके बीच में ये जो देख रहे हैं ये द्रव रूपी पदार्थ भरा होता है, जिससे यदि हमारे उस वृषण कोष पे चोट लगता है तो अंदर वृषण को ये क्या करता है? बचा लेता है। अब इस पार्ट में जो पार्ट दिख रहे हैं इस चीज़ को क्या कर ले रहा है? बचा ले रहा है। अगर यहाँ पर हमारा आघात या चोट लगा तो यही चोट यहीं पर रह जाती है, अंदर नहीं आती। यदि अंदर चोट आ जाती है तो हमारे वृषण को क्या होता है? चोट लग जाती है, जिसके वजह से हमारे शरीर की जो रज्जु है, जो लसिका वाहिनी है, मतलब जितने पार्ट इसके कॉम्बिनेशन के रूप में जुड़े हैं वो सब क्या होते हैं? दर्द करने लगते हैं। ठीक है, पेन उत्पन्न होने लगता है। तो ये स्थितियाँ इसमें बन जाती है। चलो फिर इसके बाद जो है, अब इसमें बताया गया है कि जो इसमें कहते हैं कि वृषण कोष में या वृषण कोष के अंदर वृषण में हार्मोन्स का स्रावण होता है। हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो नर हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम देखिए, कहते हैं कि इसके हार्मोन्स 2 हैं। तो पहला हार्मोन्स हमारा जो है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। देखो बच्चों, ये चीज़ हो गया हमारा। और दूसरा जो हार्मोन्स है वो एंड्रोस्टेरॉन है। क्या है? एंड्रोस्टेरॉन। ठीक, देखो बच्चों, ये 2 हार्मोन्स होते हैं, नर हार्मोन्स हैं, जो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? शुक्राणु को उत्पन्न करने वाला ये हार्मोन्स है। ठीक, जिससे जो है हमारा क्या कर सकता है? ये हार्मोन्स यदि उत्पन्न हो रहा है तो वो नर जाति का है, और अगर ये हार्मोन्स उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो जो है नर जाति का मानव नहीं है। ठीक, तो ये स्थिति इसमें बनती है। फिर चलो बच्चों देखो, इसमें बताया गया है कि तो यही सब पार्ट है बच्चों, इस तरीके से बताया जाता है इसके बारे में, और कुछ है नहीं डिटेल रूप में। तो ये नलिकाएं हैं जो उदर गुहा से होते हुए ये वृषण कोष में आती हैं नलिकाएं, और नलिकाएं आने के बाद ये वृषण कोष है, इसी वृषण कोष में वृषण आके रह जाता है। ठीक है, अगर ये नलिकाएं जो है यहाँ पर जो आपस में फिर जाके बंद हो जाती हैं यहीं से, अगर यहाँ नलिकाएं बंद नहीं होती हैं, खुली रहती है, उससे वांछड़ हार्निया के रूप में जाना जाता है, अर्थात वो रोग उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो ये कारण है और ये अच्छी मुद्दा है। तो चलो बच्चों फिर आगे हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, फिर आगे जो है यहाँ बताया गया है कि
अब हम लोग बच्चों इसमें पढ़ते हैं कि ये शुक्र जनन क्या चीज़ है। हम शुक्र जनन के बारे में पढ़ेंगे कि शुक्र जनन कैसे, क्या स्थिति इसमें होती है, इसमें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे शुक्र जनन के बारे में थोड़ी सी। हाँ तो बच्चों यही चीज़ देखिए बताया गया है, कहा गया है कि किस तरीके से जो है हमारे कोर्स में देखिए शुक्र जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कहा गया है कि यह शुक्र जनन क्या चीज़ है। तो देख लीजिए, वृषणों की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं, वृषणों की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। कहाँ से होता है निर्माण, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए कहाँ से होता है। वृषणों की जनन एपिथीलियम की कोशिका, यही है। देखिए एपिथीलियम की कोशिका यही चीज़ है, ये सब देख रहे हैं कोशिका, यही है एपिथीलियम की कोशिका। तो एपिथीलियम की कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण को हम क्या कहते हैं, जनन, शुक्र जनन कहते हैं। कहा गया कि शुक्राणु का निर्माण किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है, मतलब 12 से 13 वर्ष की उम्र से ही, 13-14 वर्ष की उम्र से ही शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखो बताया गया है कि ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनमें 4 प्रकार की हार्मोन्स पाई जाती है जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम शुक्र जनन के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है। नंबर 1 गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, नंबर 2 पीत पिंडकर हार्मोन्स, नंबर 3 देखो दिया गया पुटकोद्भिद हार्मोन्स, और हमारा जो चौथा है एंड्रोजेंस। इसी के द्वारा जो है यह मतलब हार्मोन्स और शुक्र जनन का निर्माण होता है। ठीक, और ये क्या बताया गया है, इसी के द्वारा शुक्र जनन होता है। तो यही चीज़ था, हमें आपको बताना था। अब कहा गया है कि शुक्र जनन को निम्न 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट का नाम है, पहला हमारा जो पार्ट है वो जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण करता है। स्पर्मेटिड का निर्माण करता है, स्पर्मेटिड का मतलब वही स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण करता है। दूसरी चीज़ जो होती है स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कयांतरण, स्पर्मेटिड पहले बनाएगी, इसके बाद वो शुक्राणु के रूप में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये स्थिति ऐसे बनती है, और आप जानते ही हैं इस तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, इसके बाद हम दोनों पार्ट को आपको पढ़ाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे बनता है। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बच्चों, बाय।